चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पे देख लीजिएगा आप। देखिए मैं आपको बताऊं ना, अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि इनकम टैक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इनकम टैक्स स्टार्ट करने के लिए ना दो चीजें होती है। ठीक है, दो चीजें आप ओ लेवल का ले लीजिए बस वहां से। इनकम टैक्स को स्टार्ट करने के लिए दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक बात ये समझिएगा कि आप जो है इनकम टैक्स को कॉलेज लेवल पे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और आपको ना ही सीए का एग्जाम देना है, आपको ना ही सीएस का एग्जाम देना है, आपको ना ही सीडब्ल्यू का एग्जाम देना है, ठीक है। आप जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि इन इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कि थोड़ा सा हटके चीजें पूछी जाती है, कि आप उसके बारे में कितना डिटेल में जानते हैं। ये नहीं कि आपको कितना बढ़िया कैलकुलेशन आता है, ये नहीं कि आपको कितना बढ़िया असेसमेंट आता है उसका। आपको उसके बारे में जाना जाता है कि आपको कितना डीप में घुस के नॉलेज है, थोड़ी सी चीजों का आपका कितना डीप में घुस के नॉलेज है। क्लास के बाद डाउट सॉल्व नहीं करते, इसलिए यहाँ क्लास के बाद पूछ लीजिएगा भाई, मैं क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। क्लास जब खत्म होती है ना, आप कोई भी डाउट पूछिए, फिर तो टाइम ही टाइम होता है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे तैयारी करना, सॉरी, अगर आपको कॉलेज लेवल पे तैयारी करना है तो हमें चैप्टर 1 स्टार्ट करना है, चैप्टर 1 2 3 4 हम कर देते हैं, खत्म कहानी। लेकिन हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसके हिस्ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा, कि भैया ये इनकम टैक्स नाम का चीज, ये चिड़िया जो है आई कहाँ से, और क्यों इंडिया में ही आई, और किसी देश में, सब देश में, पूरे वर्ल्ड के सारे देशों में क्यों नहीं चली गई, कुछ ही लिमिटेड देशों में क्यों है, और बाकी हर देश में अलग अलग टाइप का टैक्स का सिस्टम क्यों है। तो सबसे पहले ना हम लोग इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स नहीं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैक्स के बारे में, क्योंकि टैक्स आया फिर तो इनकम टैक्स आया ना। टैक्स आया जिसको बोलते हैं कर। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, सबसे पहले टैक्स इंडिया में कब आया था? दीपक भाई मैं आपको बता दूंगा, भी क्लास के एंड में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। टैक्स का कॉन्सेप्ट कब आया? ये तो दीपांशु भाई आप देख लीजिए। टैक्स का कॉन्सेप्ट कब आया? 1861 में, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हिस्ट्री की क्लास कोई अटेंड किए थे क्या? उसमें मैंने एक जजिया नाम का नाम लिया था, जजिया। मैंने बताया था जजिया भी एक टाइप का टैक्स, वो टैक्स नहीं था क्या? गुड इवनिंग नरगिस। वो जजिया जो था वो टैक्स नहीं था क्या? जजिया तो मेरे हिसाब से करी था, वो टैक्स ही था। इसका मतलब है कि 1861 से पहले भी हमारे पास कुछ टैक्स की सुविधा थी जिसको हम जजिया कहते थे। तो ये कहना ही बिल्कुल ही गलत होगा कि हमारे पास 1860 में कोई टैक्स आया था। और टाइम पीरियड कोई बता सकता है क्या कि 700 कौन सा एडी था? किस टाइम पे बात कर रहे हैं? 712 के लमसम, 714, यहाँ पे आपके पास एक टैक्स चलता था जिसका नाम था जजिया, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, फिर आते हैं टैक्सेशन पे। अच्छा किसी को पता है क्या कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 1857 का विद्रोह। ये 1857 का, 1857 का जो विद्रोह था ना, ये आपको पता है सिपाही म्यूटिनी था, मतलब सिपाही लोग विद्रोह कर दिए थे। इन्होंने क्या किया था, प्लान बनाया था कि हम एक साथ हर जगह जितने भी इनके आर्मी के कैंट थे, मतलब आर्मी के जितने भी लोकेशंस थे, सबने डिसाइड किया था कि हम इन सभी दिन हम गोली से मार देंगे। एक ही दिन पूरे के पूरे कैंप में सबको, जितने भी अंग्रेज होंगे सबको हिंदुस्तानी लोग मिलकर मार देंगे। बट भैया हिंदुस्तानियों का तो खून गर्म होता है भाई, किसी को गुस्सा आ गया पहले गोली चला दिया, और उसको जब उल्टा लटका के पीटा गया तो बता दिया ऐसा ऐसा कहानी। तो यहाँ पे ये प्लान फेल हो गया। लेकिन उससे पहले भी ना, उससे पहले भी इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली वाले एरिया में, मेरठ वाले जो लोग थे वो क्या किए थे, दिल्ली वाली मार्च कर दिए थे उस टाइम पे, आपको पता ही होगा, दिल्ली मार्च कर दिए थे। फिर बहादुर शाह जफर उस समय आपके मुगल शासक थे, और उनको क्या किया गया था, जेल वेल में बंद कर दिया गया था। तो जिसकी वजह से ना अंग्रेज जो थे उनका पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था, कि ये गोली बंदूक ये सब इन लोगों को मारने के लिए, और ताम झाम राजा को जेल में बंद करने के लिए, ये सब चीजों के लिए उनके पीछे बहुत खर्चा, पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था। तो इसी के एक दो साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 1860 में, कि भैया एक टैक्स नाम की चीज लेके आते हैं, कर नाम की चीज लेके आते हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया में टैक्स किसके द्वारा लाया गया भाई? किसके द्वारा? उनका नाम था सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन।
सर जेम्स विल्सन। हाँ बिल्कुल, गैलेक्सी, बिल्कुल विल्सन। ये सर जेम्स विल्सन ने ही क्या किए थे, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, सॉरी टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था इनकम टैक्स, बट उन्होंने बोला था ना कि भैया ये जो हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया है बंदूक गोली और ये तामझाम करने में, इंडियंस को जेल में बंद करने में, मारने में, ये सब जितने जो पैसे खर्च हुए, अब ये सब की भरपाई हम कैसे करेंगे। तो ये हुआ कि ये सब की भरपाई हम लोगों से ही करेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आया जिसका नाम इन्होंने टैक्स रखा कि हम एक काम करेंगे, टैक्स लोगों से वसूलेंगे और उसी टैक्स से फिर हम क्या करेंगे, अपना गोली बंदूक गोला बारूद जो भी हमें खरीदना है वो सब हम परचेस करते रहेंगे। बट इन्होंने ना उस समय जो टैक्स था सैलरी के ऊपर इन्होंने बात नहीं की थी। इन्होंने बोला था कि हम जिसको भी सैलरी देंगे ना तो कुछ हिस्सा उसका टैक्स का लेंगे, किसी की प्रॉपर्टी रहेगी तो हम उसका कुछ हिस्सा टैक्स का लेंगे, किसी का उससे कुछ पैसा कमा रहा है उसके भी हम पैसे लेंगे, कोई बीड़ी बेच रहा है बैठ करके हम उससे भी पैसे लेंगे। मतलब इन्होंने ना सब पाएंगे तो आपसे हम पैसा लेंगे, बशर्ते इसकी कोई लिमिट नहीं थी कि भैया स्लैब दे रखा था कि इससे ज्यादा कमाएंगे इससे कम कमाएंगे, बट आप 1 रुपए भी कमाएंगे तो आप देंगे, आप 50 रुपए भी कमाएंगे तो भी आप देंगे, यहाँ पे कोई लिमिट की बातचीत नहीं की। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम पास हुआ, मतलब 1860 के बाद कुछ टाइम बीता, फिर इन्होंने इस पर रिसर्च किया कि भैया टैक्स वैक्स क्या हो सकता है। 1886 में 1886 में ना 1886 में इन्होंने, अंग्रेजों ने, बेसिकली ये अंग्रेज थे, 1886 में भारत में क्या आया, इसी टैक्स में थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, इनकम टैक्स एक्ट इसका नाम रख दिया। मतलब कि इसी टैक्स में उन्होंने बहुत टाइप के टैक्स कर दिए। 1886 में 1886 में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें बोला गया इनकम टैक्स। ठीक है, सुशील भाई बता देंगे, बता देंगे। आयकर अधिनियम 1886, 1886 में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट आया और इन्होंने बोला कि भैया अब हम सैलरी कोई लेगा, पेंशन कोई लेगा, कोई कहीं से कमाएगा, कहीं प्रॉफिट लाभ वाभ होगा तब हम, मतलब इन्होंने अब समझ गए कि भाई अब कोई कम कमा रहा है तो उस पर इनकम टैक्स चार्ज करना कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, तो इन्होंने प्रॉपर उसका एक सीक्वेंस बना दिया कि भैया ऐसा कमाएगा इतना कमाएगा तो हमसे चार्ज करेंगे। उसके बाद उसके बाद फिर से इन्होंने फिर 1918 के लमसम में फिर से ये लेकर के आए थे इनकम टैक्स नया एक्ट। ये तो इनको जब मन करता था इनकम टैक्स लाते थे, बदल देते थे। फिर 1922 में भी ये लेके आए इनकम टैक्स नया लेके आए, उसको बदल दिए, पुराने वाले को बदल देते थे। लेकिन फिर आते आते ना फाइनली 1961 वाला टाइम है, 1961 वाला टाइम आया जब इन्होंने फाइनली इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से हमारे इंडिया में आया। ठीक है, 1961 के टाइम पे इंडिया में आया क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961। क्या कोई बता सकता है क्या कि ये लागू कब हुआ, इंप्लीमेंटेड ऑन, ये लागू कब हुआ भाई, क्या तुरंत आया और तुरंत लागू हो गया था। इसका लागू होने का तो कोई तो टाइम पीरियड रहा होगा, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग देने जा रहे हैं तो भैया ऑब्वियस सी बात है, मैं तो ये तो याद करना पड़ेगा। 1/4/62, 1 अप्रैल 62। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए जब कोई भी अधिनियम आता है ना, जैसे इनकम टैक्स 1961 में कोई कानून आता है, वो कानून लागू कब से होता है, उसके अगले वर्ष से। ठीक है, उसके अगले वर्ष से और अप्रैल के महीने से, यानी कि 1 अप्रैल 1962 से ये लागू हुआ। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने फिर 5 हेड आए सैलरी और ये सब करके, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देते हैं। मान लीजिए इधर सरकार और मान लीजिए इधर हम हैं, ये सब हम लोग हैं, मान लीजिए खड़े हैं, हम लोग ये टैक्स कर सरकार को क्यों देंगे। तो देखिए हम लोग सरकार को ना क्या करते हैं, कुछ टैक्स देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, तो सरकार बोलती है कि भैया हम उसके बदले हम आपको क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, आप सरकार को क्या देंगे, टैक्स देंगे, कर देंगे, और सरकार आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी कि सरकार क्या करती है, यहां से आपसे कलेक्ट फंड करती है, पैसा इकट्ठा, और बोलते हैं कि हम आपको इसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी देंगे। कैसी सिक्योरिटी भाई, तो भैया हम आपको हेल्थ देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, ठीक है, हम आपको स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, हम आपको शिक्षा के फील्ड में भी मदद करेंगे आपके बच्चों को, हम आपको रोड बना के देंगे, सड़क बना के देंगे। इसके अलावा हम आपको पुलिस देंगे, पुलिस। ठीक है, 100 नंबर डायल करेंगे तो पुलिस आ जाएगी आपके पास। इसके अलावा हम आपको रेल भी देंगे, इसके अलावा हम आपको कोर्ट भी देंगे, कुछ निपटारे के लिए, कचहरी। इसके अलावा हम आपको बहुत कुछ देंगे, तो जिसके लिए आपसे टैक्स इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो एक सरकार को, किसी भी एक गवर्नमेंट को अपने आप को रन करने के लिए
उसको क्या चीज की जरूरत होगी, उसको फंड की जरूरत होगी। और फंड वो आपसे कैसे ले सकता है भैया? सरकार की तो अपनी फैक्ट्री तो है नहीं, सरकार की भाई कोई अपनी कंपनी तो है नहीं कि हम भैया ये बिस्किट बेच रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम का, और इससे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उससे हम पुलिस को सैलरी दे रहे हैं, आर्मी को सैलरी दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सरकार का कहना है भैया कि हम आपको क्या करेंगे, फैसिलिटीज दे देंगे, आपसे उसके बदले कुछ हम थोड़ा सा पैसे इकट्ठा कर लेंगे। और किससे? जो ज्यादा पैसे कमाते हैं। जो कम कमाते हैं उनसे नहीं, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, जिसकी हम लोग बात आगे करेंगे सैलरीज में। जो ज्यादा पैसे कमाते हैं हम उनसे क्या करेंगे, पैसे इकट्ठे कर लेंगे। अब यहां पे बात आती है ना कि एक देश को चलाने के लिए हमें फंड्स की जरूरत होगी, और हमारे सरकार के लिए, मतलब मैं लिख देता हूं, टू रन अ कंट्री गवर्नमेंट नीड्स फंड। एक देश को चलाने के लिए सरकार को निधि की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार को फंड चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि सरकार के पास ना पैसे कमाने का, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसे कमाने का जो मेन सोर्स है, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? सरकार के पास टैक्स ही है। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो सरकार के पास टैक्स है। राजस्व का मुख्य स्रोत वो है कर। अगर हम बात करें ना कि ये जो कर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो ये आपको पता होगा, ये सबको पता होगा कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट को बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। क्या कोई डायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? एक आख कौन कौन सा टैक्स आपको लगता है कि वो डायरेक्ट टैक्स है? कौन से ऐसे टैक्स हैं इंडिया में जो कि डायरेक्ट टैक्स है? सुशील, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बता रहे हैं इनकम टैक्स है, आयकर। इसके अलावा कुछ, ये तो सबको पता होगा, मतलब इसके अलावा अगर माइंड में कुछ आ रहा है तो ठीक है। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक वेल्थ टैक्स बता रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, हाउस टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, नगर निगम टैक्स। इतने तो टैक्स के नाम कभी नहीं सुने थे। अच्छा, वेल्थ टैक्स नाम की कोई चिड़िया है क्या? वेल्थ टैक्स नाम की कोई चिड़िया है क्या? अंशिका बता रही थी। वेल्थ टैक्स नाम का कोई चिड़िया था क्या? प्रोफेशनल टैक्स वो सब उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को बताइएगा मत कि वेल्थ टैक्स नाम की कोई चीज है। ये थी, है नहीं, अब एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है ना, अब नहीं लगता। शिवानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पहले चलती थी, पहले वेल्थ टैक्स था, वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट, जो कि अब नहीं है। तो किसी को कहिएगा मत कि वेल्थ टैक्स नाम की कोई चीज है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताइए, अभी मैं बताता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है। इनडायरेक्ट का, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा, जीएसटी। इसके अलावा कोई चीज? जीएसटी तो सबको पता होगा, इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया। जीएसटी, सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स क्या कहां से आ गया? एक्साइज, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्साइज है, कस्टम है, ठीक है। देखिए, होने के लिए तो यार बहुत सारे टैक्स है जो कि हमारे किसी मतलब की बात नहीं। वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी, सिटी भी आता है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, प्रोफेशनल टैक्स भी आता है, बट वो सब चीजें मतलब की बात नहीं। हमें बेसिकली इनकम टैक्स पे ध्यान देना है, और इनडायरेक्ट टैक्स में भी थोड़ा सा जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, ये याद रखना है इन चीजों के बारे में। ठीक है, क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम में ना कहाँ से सवाल पूछ लेगा, टैक्स, इनकम टैक्स उन्होंने बोल रहा है टैक्स के बारे में, तो वो जरूरी नहीं है इनकम टैक्स तक ही सीमित रहे, वो सवाल आपसे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कस्टम्स मैंने लिख दिया, कस्टम्स। जीएसटी लिखा है, एक्साइज, या इंग्लिश में लिख लीजिएगा ज्यादा सही है, इनकम टैक्स।
नाम याद रखिएगा, जीएसटी नहीं पूछेगा आपसे, जीएसटी नहीं पूछेगा भाई। लेकिन अब इनकम टैक्स सिर्फ बोला, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इनडायरेक्ट टैक्स से सवाल नहीं किए जा सकते। बेसिक सवाल आपका कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। और जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं यार, जीएसटी की जरूरत नहीं है ना, बस उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर में जरूरत है। अब आते हैं कि भैया ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, प्रत्यक्ष कर, ये क्या होता है। ये तो सबसे पहले यहां पे याद रखिएगा, टैक्स पेड बाय द पर्सन, मतलब कि जो पर्सन टैक्स पे करता है उसको क्या बोलता है, टैक्स पेयर। डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। करदाता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष तरीके से कर का भुगतान, कर का भुगतान, ठीक है। मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि उसको टैक्स देना, जैसे कि मान लीजिए आपको टैक्स देना या मुझे टैक्स देना, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी चाचा को बोलूंगा कि भैया मेरा टैक्स जाके जमा कर दो। मैं डायरेक्टली ना सरकार के पास जाके बोलूंगा कि सर मुझे ना टैक्स जमा करना है, और मैं सरकार को टैक्स दे दूंगा। जो चीज आपके और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन सिर्फ यही तक बात सीमित नहीं होनी चाहिए, एक चीज और याद रखिएगा कि जो टैक्स पे करता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, पर्सन पेइंग टैक्स कैन नॉट शिफ्ट हिज, cannot shift his burden on some other person। ये इसकी मेन बात है भाई, ठीक है। लिख लीजिएगा, करदाता अपने कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं कर सकता। हाँ, पीडीएफ मिलेगा रेडी में, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा, पीडीएफ और वीडियो दोनों मिल जाएगी आपको। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिएगा, जो कि पेपर में पूछा गया सवाल था, पिछले साल पेपर में पूछा गया सवाल था, कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है। तो इसका इम्पैक्ट समझिएगा कि इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट एंड इंसिडेंस, एंड इंसिडेंस। हाँ, पेइंग के पास, पेई के पास सेविंग भी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उसकी खत्म हो जाएगी ना, सेविंग नहीं कर पाएगा, कम सेविंग करेगा वो। इंसिडेंस एंड इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब होता है फाइनल बर्डन, फाइनल बर्डन आर ऑन सेम पर्सन, आर ऑन सेम पर्सन। लिख लीजिएगा भाई, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर के प्रभाव, तत्काल प्रभाव
और अंतिम बोझ, और अंतिम बोझ एक ही व्यक्ति पर होता है, एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है सवाल भैया कि डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो किसके किसके ऊपर होता है। तो याद रखिएगा, इसका इमीडिएट मतलब शुरुआती और फाइनल भी एक ही इंसान पे होता है। वो कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि शुरुआती मेरे ऊपर हो, मतलब टैक्स मेरे ऊपर अप्लाई किया जाए और काट लिया जाए आपके अकाउंट से, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये जो है डायरेक्ट टैक्स को इंडिया में कोई है क्या जो मॉनिटर करता है? किसके अंडर में कौन सा विभाग है, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि ये ध्यान रखता है डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन के बारे में, या इसका जो भी पोर्टल वोटल है वो तैयार रखता है? इंडिया में कौन सा ऐसा विभाग है कि जो डायरेक्ट टैक्स का ध्यान रखता है कि भैया काटना है, क्या करना है? सीबीडीटी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वो उस डिपार्टमेंट का नाम है सीबीडीटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है, सीबीडीटी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये डिपार्टमेंट है जो कि ध्यान रखता है आपके इनकम टैक्स के कलेक्शन के बारे में, जो भी डायरेक्ट टैक्स है उनके कलेक्शन के बारे में, और कलेक्शन करके क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये सब आगे का ध्यान रखते हैं। सीजीएल वाले जाएंगे, हाँ, सीजीएल वाले का ये डिपार्टमेंट है। सीजीएल वाले जो सीजीएल एग्जाम क्लियर करते हैं उनको ये डिपार्टमेंट मिलता है। इंस्पेक्टर मिलता है इसमें इनकम टैक्स में। ठीक है, क्या कोई बता सकता है क्या कि इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, स्टैब्लिश कब हुआ था? इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी भाई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस स्टैब्लिश्ड ऑन, स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 था क्या? 1962, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, एक टैक्स अभी हमने बात किया था कि एक इनकम टैक्स नाम की एक चिड़िया को एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1961 में। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 1962 में। जब 1962 में उसको लागू किया ना, तो वहां पे एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसका नाम था, शायद पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, जिसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, केंद्रीय राजस्व बोर्ड। तो भैया केंद्रीय राजस्व बोर्ड में बहुत सारा लफड़ा था कि भैया बहुत सारी चीजों से डील कर रहे थे। ठीक है, राजस्व मतलब हर सरकार को कहीं से भी आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैसला किया कि भैया ये सीबीडीटी को ना अलग कर देते हैं। तो इन्होंने एक अलग से बोर्ड बनाया और ये सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को अलग कर दिया। 1963 में इसका गठन हुआ था और 1 अप्रैल 1964 से ये काम करना स्टार्ट कर दिया, वर्क करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल देवव्रत भाई, एस्टेब्लिश्ड ऑन 1963, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1964, एक एक 1964 से ये अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, मतलब सेपरेट बन के सारा चीज अपना संभाले लगा। हो गया। इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। लास्ट स्लाइड लगा दे, ये लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। हाँ हाँ, कोई नहीं, 1 मिनट आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
कौशल भाई अब देखते हैं यार, अभी थोड़ा सा मेरे को भी देखने दीजिए उसमें ऑप्शन ऑप्शन क्या आ रहा है। ठीक है, मैं अभी देख के उसको करता हूँ। कुछ ना कुछ तो निकालेंगे भाई, पढ़ना है तो कुछ तो करना ही होगा। ऑडिट असिस्टेंट का सिलेबस भी यही है क्या, अकाउंट सेक्शन का, जो एनवीएस में आया है? दीपक भाई अभी मैंने देखा नहीं है, मैं कल की क्लास में बता दूंगा। मैंने डाउनलोड कर लिया, क्योंकि उसको थोड़ा सा डिटेल में जब तक नहीं देखा जाएगा ना काम नहीं हो पाएगा। मैं अभी देख के बताऊंगा। देखिए टैक्स का सिलेबस ही एक हफ्ते का है मैक्सिमम। मैक्सिमम 1 वीक का सिलेबस ही है, तो आप ये मान के चलिए कि एक हफ्ते या उससे पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, अप्रत्यक्ष कर के बारे में। सबसे पहली बात, हाँ, सबसे पहली बात यहाँ तो एक बात ये याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आप डायरेक्टली टैक्स नहीं पे करते, आप इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हो जाती है कि टैक्सेस आर पेड इनडायरेक्टली, आर पेड इनडायरेक्टली। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से कर का भुगतान होता है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टैक्स देता है ना, द पर्सन पेइंग टैक्स कैन रिकवर फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब कि जो आदमी टैक्स पे कर रहा है ना, वो दूसरे आदमी से वसूल भी कर सकता है, मतलब वसूल सकता है उस पैसे को। जो व्यक्ति कर का भुगतान करता है वह उसे दूसरे से वसूल सकता है, दूसरे से वसूल सकता है। ठीक है, मतलब कि एक चीज बताइए कि मान लीजिए कि मैं सरकार को जीएसटी पे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि ये मैं हूं और ये गवर्नमेंट है। मैं सरकार को जीएसटी पे करता हूँ, मान लीजिए मैं सरकार को जीएसटी पे करता हूँ, लेकिन मैं किस चीज पे जीएसटी पे करता हूँ? हाँ, इनकम टैक्स वापस मिलता है, रिटर्न फाइल करेंगे तभी नहीं मिलेगा, अगर किसी का ज्यादा कट गया तो भैया हम जीएसटी सरकार को क्यों पे करेंगे? क्योंकि ना हम आगे किसी से तो पैसे ले रहे होंगे ना, तभी तो हम जीएसटी पे करेंगे। मैं सरकार को क्यों पे करूंगा? मैं सरकार को, याद रखिए, मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ सीधे। इसका मतलब मैंने पक्का पक्का किसी से चार्ज किया है। मान लीजिए ये आप लोग, आपने मेरे कोर्स में एडमिशन लिया, तो भैया जब एडमिशन लिया कोर्स में तो मैंने बताया भैया ये 18% जीएसटी है, इसमें वाला सिस्टम कट जाएगा। मतलब कि आपने अगर मेरे को 100 रुपए पे किए, ये मान के चलिए कि उसमें से 16-17 रुपए कहाँ सरकार के पास चले जाएंगे। ठीक है, 16-17 रुपए सरकार के पास चले जाएंगे। तो आप ऐसी बात समझिए कि अगर कोई मेरे को, अगर मैं आपको एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसकी 1,000 रुपए फीस है, 18% जीएसटी है, मतलब कि इसमें 180 रुपए में अलग से दूंगा। यानी कि ये कोर्स मैं कितने का बेचूंगा आपको? 1180 रुपीज का, 1180 रुपए का आपको बेचूंगा। आपसे पैसे में 1180 लूंगा, आप मेरे को 180 देंगे, मेरे पास 1180 आएंगे, लेकिन मेरे को क्या होगा, इसमें से अपना पैसा घटा करके 180 रुपए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इस सरकार को पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, कि मतलब जो इंसान टैक्स पे करता है ना, वो दूसरे से वसूल कर सकता है। मतलब कि मैंने अपने सर की लाइबिलिटी, अपना बोझ मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज खास बात होती है कि जो व्यक्ति टैक्स पे करता है, मतलब जब टैक्स पेइंग पर्सन जो भी है, वो अपने लाइबिलिटी को दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, मतलब कि हम लाइबिलिटी ट्रांसफर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट हम उस पैसे को आप ही से रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा भाई? इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव, अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव।
इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, बर्डन एक पे नहीं होगा, बिल्कुल शिवानी। इसका बर्डन ना दो लोगों पे हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति पे हो सकता है, मतलब अलग अलग व्यक्ति पे हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। ठीक है, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, हाँ बिल्कुल, एक से ज्यादा पे हो सकता है, बिल्कुल यहां पे मैं लिख देता हूं, इमीडिएट इफेक्ट, immediate effect and incidence are on different persons। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन डिफरेंट पर्सन, अलग अलग व्यक्तियों पे होके आते हैं, अलग अलग व्यक्तियों पे वो बनते हैं। हाँ, फाइनल बर्डन तो भैया कस्टमर के ऊपर, आपसे चार्ज करेंगे, देंगे तो फाइनली आप ही, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं मीडिएटर हूँ, मतलब इंटरमीडिएट, और मैं वो पैसा जो आपसे एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहा हूँ वो मैं सरकार को दे रहा हूँ। क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा हो सकता है मैंने आपको कोई सर्विस बेची हो। ठीक है, ये हो जाएगा तत्काल प्रभाव और अंतिम बोझ अलग अलग व्यक्ति पे हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति पर हो सकता है। एग्जाम रेड में मान के चलिए मार्च एंड या अप्रैल में होगा, अभी एक दो महीने का टाइम है आपके पास, आराम से पढ़िए, लेकिन आप तैयार रहिएगा 15 दिन के लिए, कभी भी बस 7 दिन में ये आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा 4-5 बार आप लोग। अच्छा, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जैसे कि आपने वहां पे बताया था, सुशील भाई, जीएस की क्लास है ना, मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग में कर दूं, क्योंकि ये भी अभी इनकम टैक्स ऑडिट ये सब तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा 7 दिन में, तो जीएस की क्लास मॉर्निंग में ही रहेगी, थोड़ा सुबह सुबह ही तो ज्यादा सही है, खत्म हो जाएगा, आप शाम को टेंशन फ्री। चलिए अब बताइए कि भैया ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा विभाग ऐसा है कि जो ध्यान रखता है ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इंटरव्यू है, मॉर्निंग में मत रखिए। अच्छा, अप्रैल में है, क्लास तो वैसे सुबह ही अच्छी होती है, बाकी तो आप लोगों के ऊपर है। जीएस किस लिए स्टार्ट, भैया जो एआरओ का फॉर्म भर रखे हैं, प्लस जो कैंप असिस्टेंट का फॉर्म भर रखे हैं, जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रखे हैं, तो इनको भी तो करना पड़ेगा ना। और जीएस तो भैया ऑल इंडिया किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में लग जाता है, कोई जीएस का तो भैया अनलिमिटेड चीज है। यही एक पेपर है जो आपका यूपीपीसीएल का, जहाँ जीएस, इसमें भी जीएस होना चाहिए वैसे। कौशल भाई वहाँ ऐप पे अवेलेबल है, 899 है, उसमें 15% डिस्काउंट है, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, अभी एक दो दिन में टाइमिंग पूरी आपकी नॉर्मल हो जाएगी, जो मॉर्निंग चल रहा था। भाई बताइए कौन सा विभाग है, डिपार्टमेंट का नाम तो बताइए, कौन सा डिपार्टमेंट है जो करता है, एक बता रहे हैं विजेंद्र, वीरेंद्र, सीबीईसी है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट का नाम बताया इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कागज बता रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, सीबीईसी बता रहे हैं। आना चाहिए, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मैं ला रहा हूँ। अरे भैया यूपीपीसीएल का आया था ना एआरओ, जो यूपीपीसीएल एआरओ में भरे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अभी तो एआरओ आएगी, अभी इस साल देखिए कब तक आती है। क्या बोल रहे हैं, ऐप ने तो भेड़ा कर कोई नहीं रहा है।
कौशल भाई वही बताते ना कि ऐप का मतलब वही इशू है कि मतलब आपका एंड्रॉइड वर्जन पुराना हो चुका है। अब आएगी ARO तो भर दीजिएगा, अगली वैकेंसी किसी की आएगी ARO की। अच्छा बताइए भाई, डिपार्टमेंट का नाम तो बताइए। देखिए एक CBEC डिपार्टमेंट था, किसी ने बताया था, वीरेंद्र शायद थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। क्या ये डिपार्टमेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है क्या? क्या ये डिपार्टमेंट अभी भी है या इसकी भी स्थापना कर दी गई, इसको भी कहीं भेज दिया गया? इंग्लिश तो सुबह ही हो जाती है भाई। CBIC, ठीक है, बहुत बढ़िया। नो एक्साइज के साथ खत्म हो गई नहीं, ठीक है। देखिए ना, ये जो है ना CBEC एक्साइज जो है, टैक्स खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अभी बताते हैं पूजा, अभी बताते हैं। ये जो टैक्स है ना, ये जो आपका डिपार्टमेंट है CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये 1964 में इसकी भी स्थापना 1964 में हुई थी। लेकिन एक समस्या था ना कि ये पता नहीं आज भी हुई थी, आज भी हुई थी। वो वीडियो शायद अभी चल नहीं रहा होगा, वो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, आप 15-20 मिनट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का? बाकी सब्जेक्ट ना अपलोड हो जाएगा भाई, अपलोड करने के लिए मैंने दे दिया है भाई। अब एक साथ नहीं कर पा रहा है लड़का, थोड़ा थोड़ा टाइम अपडेट कर देता है, कुछ चीजें अपडेट हो जाती है, कुछ चीजें फिर रह जाती है, फिर कल अपडेट कर देगा। अब ऐसा नहीं ना कि PDF उठा के वहां पेस्ट कर दिया भाई, वो एक एक करके ही डाल पाएगा ना। देखिए अब ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब से GST आया है तो इसका कहानी खत्म कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तो है ही नहीं है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है CBI। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? आपके इनडायरेक्ट टैक्स को मॉनिटर करता है। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। थोड़ा सा अजीब टाइप का है बट फिर भी याद रखिएगा। स्थापना इसकी भी हुई थी 1964 में। 1964 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदल दिया गया था बाद में जाके। CBIC 2017, पूजा 2018 में हुआ था, अप्रूवल मिला था इसको। वैसे 2017 में ही हुआ था, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर। लेकिन 2018 में इसको फाइनल अप्रूवल मिला था नाम चेंज करने के लिए। ठीक है, संवैधानिक अप्रूवल इसको 2018 में मिला था, 2018 में। तो इसका नाम CBEC से CBIC हुआ था 2017 में। लेकिन फाइनल अप्रूवल 2018 में मिला था। मतलब सरकार ने 2018 में इसको संवैधानिक रूप से अप्रूव कर दिया था कि ये CBEC की जगह CBIC होगा, और इसमें शायद 100 या 101 कमिश्नरेट, मतलब 101 कमिश्नर बनाने की बात की गई थी इसमें। ठीक है, हो गया भाई यहाँ तक? चलिए, अब भैया दो टाइप का टैक्स भी आपने देख लिया, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। आपने देख लिया कौन कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, किसके पास पावर है कि टैक्स कलेक्ट कर सकता है? पावर टू लेवी टैक्स किसके पास पावर है? हमारे देश में कौन सी ऐसी संस्था है जिसके पास पावर है टैक्स लगाने का? मतलब कौन सा ऐसा संस्था है कर लगाने की शक्ति? सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या आप इससे बढ़िया एक वर्ड लिखेंगे ना तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जवाब सबसे बढ़िया रहेगा। टैक्स डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है भैया यहाँ टैक्स लगाने से, उसको तो भैया फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी देवव्रत भाई कोई रोल नहीं है। इसको तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा ना, जैसे मान लीजिए आप रोड पे खड़े होकर बीड़ी पी रहे हैं और भैया एक पुलिस वाला है बोला कि भैया तुमको ना इस पे बीड़ी पीने पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो जितना बीड़ी पियोगे, जितने रुपए का बीड़ी पियोगे उसका 10% देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है ले लो, लेकिन वो लगाने की औकात किसकी है? क्या प्रधानमंत्री की? नहीं। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारा संविधान, भारतीय संविधान कहता है कि बीड़ी पी के कोई मतलब उस पर टैक्स लगाया जा सकता है तो टैक्स लग जाएगा। और भारतीय संविधान 1949 में 1949 में बना हुआ है और वो आज तक अपडेट बस होता है, अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है। और वो अमेंडमेंट करना भी इतना आसान नहीं होता है कि हम सोच लें कि बीड़ी पे टैक्स लगाएंगे तो अमेंडमेंट हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया यानी कि भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये है इनके पास मेन पावर है लगाने की, ठीक है। बशर्ते इसमें कुछ भी मेंशन होगा हुमीन लॉ, हाँ, इसको कह सकते हैं कि हमारे देश के जितने भी कानून है सबका पापा है, मतलब कि कानून बनेंगे कैसे बनेंगे, किस हिसाब से बनेंगे, इसको देखते हुए बनाया जाता है। ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिएगा, हमारे पास आर्टिकल सुना किसी ने? इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ आर्टिकल्स है, उसमें से एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 265, आर्टिकल नंबर 265, अनुच्छेद 265। ये आर्टिकल नंबर 265 कहता क्या है? 265, 256 नहीं है रितिका, 265 है शायद। किसी को पता भाई? 256 है ना? टू 265 ही है ना? 256 है? नहीं, मेरे हिसाब से 265 ही है। ठीक है, चेक कर लीजिए, मैं तब तक बताता हूं। आर्टिकल 265 क्या कहता है? एक आर्टिकल है जिसमें आर्टिकल 265 कहता क्या है? अनुच्छेद 265 है जो कि कहता है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाई अथॉरिटी, सेव बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। 265 ही है, हाँ ठीक है। रितिका एक बार चेक कर लीजिए, आप वैसे चेक करिए तो वैसे 265 ही काजल बता रही है। अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो टैक्स, ये याद रखिएगा भाई, दो आर्टिकल में बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स के लिए पेपर में बस ये दोनों याद रखिएगा, बस घोल के पी जाइएगा। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये कानून की भाषा है भाई, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये कानून में ऐसा लिखा, एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। कानून के अधिकार के बिना, कानून के अधिकार के बिना, कानून के अधिकार के बिना रितिका जो आपने भेजा है ना आर्टिकल 256, देखिए आर्टिकल 256 में अभी आपको बताऊंगा, ये जो फेडरल पार्ट्स होते हैं ना जो आपने भेजा है मेरे को, ये वो सेक्शन है जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ। ये बताएंगे अभी आपको कि फेडरल पार्ट्स क्या होता है, कैसे कलेक्ट करते हैं टैक्स, ठीक है। मतलब स्टेट के पास, सेंटर के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, ये वहां पे ये दे रखा है टैक्स लगाने का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारी म्यूनिसिपालिटीज जो होती हैं वो कैसे कैसे उनके पास पावर्स दिए जाते हैं। कानून के अधिकार के बिना, कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, कर नहीं लगाया जाएगा, कर नहीं लगाया जाएगा, कानून के अधिकार के अलावा
कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं वसूला जाएगा। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूं, इसको रट के जाइएगा पेपर में। शार्क टैंक देखते हो? ये क्या है भैया? शार्क टैंक सोनी पे आता है। अरे टीवी देखे कितने महीने हो गए, साल हो गए। शार्क टैंक दिन भर रात भर तो क्लास लेते रहते हैं। हो गया भाई यहाँ तक। अब यहाँ पे मेरी एक बात समझिएगा कि ये 265 कहता है कि ये तो भैया इस तरीके से जो है टैक्स नहीं लेना चाहिए, सरकार के पास मतलब पावर नहीं है टैक्स लेने का, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बोले। ठीक है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बोले। ओ लेवल की दीपांशु अवेलेबल है, बाकी आपकी कॉमर्स अरिथमेटिक भी आज मैंने भेज दिया है, कल तक में भी हो जाएगा, सुबह तक। ओ लेवल की अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं ऐड कर दूंगा ऐप पे ही। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो एक और आर्टिकल है जो कि याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246। देखिए यार, अनुच्छेद 246 ना कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना आपका जितना भी टैक्सेशन का काम है, मतलब कि भारत सरकार और जो भी है, जितने भी टैक्स के प्लान, कानून और ये सब जितने भी नियम, टैक्स का जो भी स्लैब होगा, ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ये सब कुछ यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिकल 246 क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। ऐप में ना एक्सेस दे दूंगा, ऐप पे ओ लेवल की क्लासेस जो है ना, जो आपका पिछला बैच था, ओ लेवल की क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। आप मेरे को व्हाट्सअप कर दिए, मैं वहां पे एक्सेस कर दूंगा, मतलब आपको एक्सेस दे दूंगा, आपके नंबर से वहां वो पिछली क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस, टू मेक लॉस। ठीक है, मतलब कि हमारे देश में जो कानून बनता है वो कौन बनाता है? हमारे देश में जो कानून बनता है, मैं थोड़ा सा पूरा बता देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स, लॉस विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर, एनी ऑफ द मैटर। हाँ, संसद संसद ही है। एनी ऑफ द मैटर। ठीक है, एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन 5, 6, 7 शेड्यूल। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक शेड्यूल, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, 3 शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं समझाता हूँ आपको है क्या लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तीनों मैटर का यहीं पे सब काम धाम होता है। सातवीं, 7th शेड्यूल, सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध, सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध
किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद के पास है। संसद के पास है। हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा कौशल भाई, यूट्यूब पे डाल दूंगा। वैसे तो इसको मैं यूट्यूब पे ऐसे ही डाल दूंगा, मतलब कोई भी देख सकता है, और आपके ग्रुप में भेज दूंगा भी थोड़ी देर में। ठीक है। 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद के पास में होता है। यहाँ पे मैंने आपको 3 लिस्ट दिया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब ये क्या होता है भाई? अब ये कौन सी नई चिड़िया आ गई? तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, थोड़ा सा पॉलिटी वाले टॉपिक में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार के पास ना कानून बनाने के अधिकार 3 लिस्ट में होते हैं। एक होता है लिस्ट 1। हाँ बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे दूसरे एग्जाम्स की, तो भैया उनको पता होगा तीनों लिस्ट के नाम। शशांक भाई वो तो अपलोड हो गई है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं एक्सेस कर दूंगा वहां पे। ठीक है। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 में लिख देता हूँ, ये तो कंफ्यूजन होगा। एक है लिस्ट 1, एक है लिस्ट 2, एक है लिस्ट 3। ठीक है। लिस्ट 1 में आता है आपका यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 में आता है आपका स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट 3 में आता है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कौशल भाई, बिल्कुल सही है। अब ये सब चीजें होती क्या भाई? बहुत सारी चीजें तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये होता क्या है। नहीं, ऐप में मैसेज मत करिए, क्यों कम जो बता रहे हैं आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए ना। ठीक है। अब ये देखिए सूची क्या क्या होती है। ये 3 सूची है, सूची 1, सूची 2, सूची 3, लिख लीजिएगा हिंदी में भी। सूची 1 है ये 2 है और ये 3 है। ये यूनियन लिस्ट हो गया। मैसेज कर दिएगा, मैं कर दूंगा, अभी कर दूंगा। ठीक है। ये यूनियन लिस्ट हो गया, संघ की सूची। ये स्टेट लिस्ट है, राज्य की सूची। ये कॉन्करेंट लिस्ट है, समावर्ती सूची। ठीक है। अब यहां पे ना थोड़ा सा आपको और ज्यादा अब डिटेल में जाके समझना होगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ बिल्कुल काजल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखिए जो यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट है, जो हमारी यूनियन लिस्ट है, हम सबसे पहले लिस्ट 1 की बात कर लें। यूनियन लिस्ट, संघ की सूची। देखिए ना जो आपके सिलेबस में है ना, बस मैं आपको वही सब चीजें बताऊंगा जो आपके सिलेबस में, वो सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा। यूनियन लिस्ट में क्या है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स की सूची है। किसी को पता है यूनियन लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स के बारे में दे रखा है, मतलब कितने लिस्ट है? एंट्री कितनी कर है यहाँ पे आपके यूनियन लिस्ट में? 9, 51, 97। काजल बहुत बढ़िया। आपके यूनियन लिस्ट में ना टोटल 97 एंट्री है। मतलब भारत में 97 चीजों पे भारत सरकार को अधिकार है। मतलब यूनियन लिस्ट बोले तो संघ की सूची, ये भारत सरकार डिसाइड करेगी, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि भैया यहाँ पे क्या बदलाव करने हैं, ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, तो इसी एंट्री, ये जो एंट्री की बात कर रहा हूं, इसी में एक एंट्री आती है, एंट्री नंबर जिसको हम बोलते हैं 82, 82। ठीक है। इसी में एक एंट्री आती है, एंट्री नंबर 82। वो हमें क्या कहता है, वो मैं लिख देता हूं, एंट्री नंबर 82, इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट, एंट्री नंबर 82। ये हमें कहता है
टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब कि किस चीज की बात कर रहा है, इनकम टैक्स की है क्या ये? कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर। ये देखने से लग रहा है एंट्री नंबर 82 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री नंबर 83 भी आती है। बस 5 मिनट और देख लीजिए सुशील भाई। एक एंट्री नंबर 83 भी आती है, 83 नंबर एंट्री। और ये 83 नंबर एंट्री क्या कहता है? ड्यूटीज ऑन कस्टम इंक्लूडिंग, ड्यूटीज ऑन कस्टम इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। निर्यात शुल्क सहित सीमा शुल्क। निर्यात शुल्क सहित सीमा शुल्क। थोड़ा देर में हड़बड़ा जाते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया भाई यहां तक? अब यहाँ पे ना मैं आपको बस थोड़ा सा, बस 5 मिनट और दे दूं, छोड़ दूं। यहाँ पे एक और देख लीजिएगा आप, एंट्री नंबर 84 देख लीजिए। एंट्री नंबर 84 भी इंपॉर्टेंट है, 84 और 85 बस। एंट्री नंबर 84। देखिए 84 नंबर क्या कहता है ना, मैं आपको बस हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ। अच्छा, 8 PM हो गया, समझा करो। हाँ यार, ये भी बात सही है, लेकिन दुकान 10 PM तक खुली रहती है, चिंता करने की जरूरत नहीं। एंट्री नंबर 84 देखिए। एंट्री नंबर 84 क्या कहता है ना, कि ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। यही सब सवाल पेपर में बनते हैं ना, तो फिर हवा नहीं लगता, समझ नहीं आता कि साला ये एक्साइज सिलेबस में था नहीं, दे क्यों दिया। ठीक है, तो इस सब को भैया ध्यान से पढ़ के जाएगा। इनकम टैक्स तो सभी पढ़ के जा रहे हो, लेकिन ये सब चीजें शायद बहुत कम लोगों तक पहुंच ही रही होगी, क्योंकि कंपटीशन में पता ही नहीं कि इनकम टैक्स वही बुक जो मार्केट में मिल रही होगी गिरी सहूजा, वही पढ़ के जा रहे होंगे। लखनऊ में 24/7 खुला रहता है, तो सही है भाई, रहने का जगह वो। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर। आपको पता है ना, एक्साइज जो है वो हर जगह से हटा दिया गया है, बशर्ते वो कुछ कुछ प्रोडक्ट पे है बस। ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे है सब। ठीक है, जो एक्साइज है ना वो ज्यादा प्रोडक्ट पे अब नहीं लगता, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे जो हानिकारक, ज्यादातर चीजें जो जो हानिकारक है उस पे बस एक्साइज लगा के रखे हैं, या जिससे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा पहले होता था उसी पे लगा के रखे हैं। ठीक है, एंड अदर गुड्स। ज्यादा से गवर्नमेंट को ज्यादा मारा होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, ड्यूटीज अदर गुड्स
प्रोड्यूस्ड, अदर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है। एक्सेप्ट, देखिए एक्साइज जो है ना, आपको पता होगा इंडिया में किस पे लगता है। एक तो टोबैको हो गया, दूसरा हो गया आपको पता ही है 8 PM 9 PM 10 PM जो दुकान पे जाके लेते हैं। तीसरा आपका पेट्रोल भी प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी एक्साइज उन्होंने हटाया नहीं। हाँ, ये देखिए सरकार को तो काम ही है, जहां से ज्यादा प्रॉफिट हो जीएसटी में जाने ही मत दो, खत्म कहानी, ना जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। दो चीज है, एक यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, अंशिका बिल्कुल सही बोल रही है, एक है यहाँ पे, हाँ टोबैको और अफीम की खेती के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। एक है यहाँ पे आपका लिक्वर, ठीक है, शराब, मैं हिंदी में भी ऊपर लिख दे रहा हूँ। और दूसरा है आपका ओपियम, जिसको बोलते हैं हम अफीम, अफीम। ठीक है। उत्तराखंड में हाईएस्ट, उत्तराखंड में हाईएस्ट रेवेन्यू, रितिका वहां पे दिक्कत क्या है ना, लोग बहुत कम है और बिजनेस बहुत कम है। एक ही है शराब का बिजनेस, कुछ काम नहीं है, शाम को बस वहीं दुकान पे मिलेंगे, ये इशू है। मैंने देखा है, मतलब मैं तो खैर फील्ड में रहा हूँ, उसमें तो मैं देखता था वही पड़े है भाई दुकान के बाहर, तो पूरी रात रात भर पड़े रहते हैं। अब पहाड़ों में तो हमको लगता है भैया गाड़ी चलाने वाला भी बिना लिए तो चलाता ही नहीं है। कहीं भी चले जाए पहाड़ में, वो तो सबसे पहले पिएगा फिर गाड़ी चलाना स्टार्ट करेगा, उसका माइंड ही काम नहीं करता पहाड़ में। शायद अंदर जाता है तो भैया रोड उसको साफ साफ दिखाई देने लगता है। सबकी बात करें 100%, शायद एक आध को जो नहीं करते होंगे, लेकिन तो सबको देखा है मैंने। हिंदी में भी लिख दीजिएगा भाई। तंबाकू, तंबाकू और, हरी तेरा बाप चलाएगा। देवव्रत भाई अभी बात करेंगे लिक्वर और ओपियम में ना डिवीजन होता है। मैं भैया बनारस का रहने वाला हूँ, बट ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है मेरे पास। तंबाकू और भारत में निर्मित निर्मित और भारत में निर्मित या उत्पादित, भारत में निर्मित या उत्पादित, हाँ बिल्कुल पूजा। अरे योगी वाले नहीं है, योगी जी ने तो क्या बताऊं। पूजा वही VNS मीन्स वाराणसी। पर उत्पाद शुल्क के अलावा, ये दो चीजें शराब और अफीम। हाँ काशी नगरी है भैया, काशी नगरी है। सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आइएगा, जिसका जिसका सिलेक्शन हो जाएगा तो आइएगा, मैं आपको एक दो मंदिर घुमा दूंगा आपको, 501 रुपये चंदा पे। लेकिन सिलेक्शन ले लीजिए तब। हो गया भाई यहाँ तक। एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 84, और चाहे कुछ हो ना हो एंट्री नंबर 82 तो आपको याद करके जाना ही जाना है, ठीक है। अच्छा नेवर है, ठीक है। ठीक है कोई नहीं, बस सिलेक्शन ले लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए यार। देखिए ना अभी आप ये 2-3 महीने जो आपके पास बचे हैं, मान के चलिए कि मार्च में पेपर है या अप्रैल में पेपर है, 2-3 महीने बच्चे हैं, आप इसको यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेपर होने के बाद ना कि आपको ये करना पड़े, दोष देना पड़े किसी को कि भाई मास्टर ने पढ़ाया नहीं, घर वाले ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, पढ़ने का टाइम नहीं देते थे, ये सब चीजें ना हो। हाँ बिल्कुल है वहाँ, रितिका है वहाँ पे। आप आ जाइएगा, हम घुमाएंगे सिलेक्शन के बाद। ठीक है पूजा, आप सिलेक्शन ले लीजिए, जरूर, हम तो यहीं हैं, आपके बगल में ही है। ठीक है। नहीं अभी कौशल भाई मुझे चेक करना होगा ना कि वो उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा।
चलिए दीपक भाई, दिन की आरती शाम की आरती देखने में ना तब मजा आएगा जब हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए। अभी ब्रेक ले लीजिए और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सब चीज मजा आता है ना, त्योहार कोई भी फेस्टिवल होता है वो तब मजा आता है जब आप एक अच्छे पोस्ट पे खड़े हो। ठीक है, अब आप खड़े होंगे, अब घर वाले पटाखा खरीद के देंगे कि लो जला लो, तो उसमें बेइज्जती महसूस होती है। ठीक है, अभी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी दीपांशु भाई अभी कोई नहीं है, इनकम टैक्स अब कल होगी। थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन ले लेंगे ना तो फिर अलग फीलिंग रहेगा, मतलब यार कुछ भी करना है, आप गए एटीएम पैसे निकाल के ले आए और कर लिए। ऐसे तो आप दिवाली आएगी तो घर वाले पैसे देंगे, कपड़ा खरीद, आज के दिन में आपको कपड़ा खरीदने में बेइज्जती महसूस होनी चाहिए। क्योंकि आप पहले अपने आप को ना उस स्तर का बनाइए, उस लेवल पे अपने आप को ले जाइए कि दिवाली आने पे आपको कोई कपड़ा खरीद के ना दे, आप लोगों को कपड़ा खरीद के दे। यार लेने में मजा थोड़ी ना आता है यार, देने में मजा आता है। तो बस ये समझिए कि इस बार जो दिवाली होगी, सही बात है नरगिस, सही बात है, इस बार जो दिवाली होगी आप कसम खा लीजिए कि भैया हम कपड़े नहीं लेंगे, हम देंगे। अब कितने लोगों को देंगे ये अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो कंप्यूटर का कोर्स जो है ना कंप्लीट हो गया है, एक दो क्लासेस उसमें रिवीजन में करवा दूंगा। सही बात है, खास करके जो लड़कियां हैं भैया शादीशुदा हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे नहीं भैया, मुझे नहीं दशरथ भैया, आप बस कुछ भी करिए, आप दूसरे का हेल्प करिए, बस दूसरे का अपना सिलेक्शन लीजिए और दूसरे का भी करवाइए। ठीक है, अब किसी को डाउट था तो अब पूछ लीजिए भाई, लोग बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में डाउट नहीं ले रहे थे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी ऐप वैप से रिलेटेड कोई भी डाउट है। जिसके पास ऐप नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए, पिछली जो ओ लेवल की आपकी क्लासेस थी वो ऐप पे अवेलेबल है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप मेरे को व्हाट्सअप डाल दीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सअप डालिएगा, मैं उसी नंबर से एक्सेस कर दूंगा। ठीक है, मैथ्स की क्लास अगर किसी को नई अटेंड करनी हो तो मैं नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो कुछ फीस रख लेंगे, 10 रुपए या 11 रुपए, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फ्री रहेगी, किसी के लिए कोई चार्ज नहीं। पूजा वही करवा देंगे लैपटॉप से बस। शशांक भाई ये मान के चलिए कि आज अगर 2-3 दिन मान के चलिए, मंडे से स्टार्ट है, लेकिन वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल वाला चीज, नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा मंडे से, वो बिल्कुल फ्री है सबके लिए। ठीक है, कौन पूछ रहा था दीपांशु भाई, कौन पूछ रहा था भाई? दीपक भाई उसका मैसेज आपके ऐप पे ही आ जाएगा, ऐप पे ही देखिए एक जनरल इंग्लिश का बैच बना होगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीरेंद्र भाई कंप्यूटर की पीडीएफ भी अभी अपलोड करवा दे रहा हूँ, मैंने सब कुछ दे रखा है, वो धीरे धीरे अपलोड हो रही है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वहाँ डेटा सब कुछ बढ़ रहा है। फ्री जो फ्री वाला जो भी है ना कंटेंट, स्टडी मटेरियल्स, जैसे कि आप वहाँ पे ऐप में सेकंड वाला ऑप्शन है ना, जो ऐप डाउनलोड किए होंगे वहां पे नीचे आ रहा होगा ना बहुत सारा ऑप्शन, ये शायद होम होगा, फिर शायद यहाँ पे तीसरा वाला शायद स्टोर है, और ये है शायद बैच है। बैच में जाइएगा तो बैच में वहां पे एक ऑप्शन आएगा, बैच में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि फ्री स्टडी मटेरियल, वहां पे जाइए, वहां से आप वो आपका जो भी है धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। दशरथ भाई वो ऐप पे अभी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर, ठीक है ना। मैं उसको ऐसा कर दूंगा ना कि लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे कहीं भी आप चला लीजिए। सुशील भाई टेस्ट लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, जैसा मैंने पहले प्रॉमिस किया था, टेस्ट एकदम बिल्कुल टाइम पे होगा, लेकिन मैं डेट टाइम उसका नहीं बताऊंगा। बस मान के चलिए, अब देखिए मेरे पास प्लेटफॉर्म भी है, ऐप पे टेस्ट भी ले सकते हैं, वेबसाइट पे टेस्ट भी ले सकते हैं। शशांक भाई एक बार मेरे को मैसेज कर दिए, मैं बता दूंगा। हाँ वो मैं अभी आपको कर दूंगा, वो डाउट अभी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ सबका जो जो व्हाट्सएप पे डाउट है, एक्सेस कर दूंगा। ठीक है, बाकी ब्रेक ले लीजिए और मिलते हैं हम लोग कल इनकम टैक्स की क्लास में, और जिसका जीएस का जीएस की क्लास में। ठीक है, सभी को थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग इनकम टैक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो इनकम टैक्स के टर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये खत्म करेंगे स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है कौशल भाई, देख लीजिए कुछ होता है तो कर लीजिए। अ, देखते हैं, पूजा में अभी बता दूंगा, आज ही मैं बैच के बारे में बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए चलिए, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको गुड डे और गुड नाइट।